नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, आपको आज जो मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं वह मॉक टेस्ट नंबर 9 होगा। 8 मॉक टेस्ट हमने आपको पहले कंप्लीट करवा दिया है। तो जो भी प्यारे बच्चे है ना, भाई बंधु, अगर पीछे के मॉक टेस्ट का रिवीजन नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के उन सारे मॉक टेस्ट का आप रिवीजन कर सकते हैं। और आज 9वां मॉक टेस्ट है जो हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो झारखंड से संबंधित हो, बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, अदरवाइज किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं 9वां मॉक टेस्ट का। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता त्रिभुज एबीसी में डीई और एफ जो है भुजा ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु है। ध्यान दीजिएगा आराम से। देखिए एक त्रिभुज का बात कर लेते हैं। वह त्रिभुज कौन सा है आपका? वह हो गया आपका ए बी और क्या हो गया सी। अब इसमें क्या कहता है? कहता डी ई और एफ जो बिंदु है वह ए बी बी सी और सी ए भुजा का मध्य बिंदु है। ध्यान दीजिएगा। देखिए कहने का अर्थ यह था, इसमें जो है ए बी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु कौन कौन है? ए बी का मध्य बिंदु हो गया आपका डी, ए बी का मध्य बिंदु क्या हो गया आपका डी, उसी प्रकार बीसी का मध्य बिंदु हो गया आपका ई, है ना, और एसी का जो मध्य बिंदु हो गया आपका सीए का, वह हो गया आपका एफ। यही तो है, यह तीनों भुजा का मध्य बिंदु है। इसको मिला लीजिए, नहीं इसको मिला लेते हैं। अब क्या कहता है यह सुनिए। कहता है कि यदि ए बी बराबर 12, यह पूरा ए बी भुजा जो था आपका 12 था, ए बी पूरा भुजा, बीसी जो भुजा है वह बीसी भुजा हो गया आपका 20 और एसी जो भुजा है यानी सीए जो भुजा है वह हो गया आपका 15। अब हमसे क्या कहता है? कहता 1/2 इंटू, ध्यान दीजिएगा, 1/2 इंटू है ना डीई प्लस में ई एफ, है ना, डी प्लस में ई एफ और प्लस में डी एफ। इसी का तो मान आपको बताना है। देखिए हम पहले सोचते हैं कि डीई का लंबाई क्या होगा, ई एफ का लंबाई क्या होगा, डी एफ का लंबाई क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात डीई का हो, है ना, डी एफ का हो, ई एफ का हो। देखिए आप जानते होंगे, है ना, कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, अगर नहीं भी जानते तो आराम से सुनिए, समझ में आ जाएगा। किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी हुआ करता है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर बिंदु डी और एफ जो है वह ए बी और ए सी भुजा का मध्य बिंदु है, अतः इसका लंबाई बीसी का आधा। तो हर एक देखिए, चाहे डीएफ हो, चाहे डीई हो, चाहे ईएफ हो, यह तो भुजा के मध्यबिंदु को मिलाने से ही बना हुआ रेखा है। तो डीएफ का लंबाई बीसी का आधा, नहीं उसी प्रकार डी का लंबाई एसी का आधा, और उसी प्रकार हो गया आपका डी जो हो जाएगा वह एसी का आधा, डीएफ हो जाएगा बीसी का आधा, जबकि ईएफ जो हो जाएगा एबी का आधा। तो यह जो आपको भीतर में ट्रायंगल दिख रहा है, इसका जो पैरामीटर होगा, इसका जो प्रत्येक भुजा का लंबाई है उसके सम्मुख भुजा के लंबाई का आधा, अतः इसका परिमाप जो निकल करके आएगा बड़ा वाला त्रिभुज के परिमाप का आधा होगा। नहीं तो इसका परिमाप हो गया बड़ा वाला का आधा। अच्छा, बड़ा वाला का आधा कितना हो गया देख लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 1/2 और गुना बड़ा वाला का परिमाप देख लीजिए कितना हो गया। परिमाप हो गया 12, 15, 27 और 20, कितना हो गया आपका 47। चलिए, यह बड़ा वाला के परिमाप का आधा हो गया। लेकिन आपसे जो पूछा गया है उसका भी आधा पूछा गया, यानी 1/2 से और आपको गुना करना पड़ेगा, यही ना मेरे भाई। तो यह हो जाएगा आपका 47 बट्टा कितना हो गया आपका 4, नहीं तो यह हो जाएगा 11 दशमलव, है ना, यह कितना 11 चौक 44, है ना, और 3 11.75 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 11.75 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। समझ गए बात को? ध्यान क्या रखना है कि किसी भी त्रिभुज में, है ना, उसके दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधा हुआ करता है। अतः भीतर वाला जो ट्रायंगल बना है उसका प्रत्येक भुजा उसके सम्मुख भुजा यानी उसके सामने वाला भुजा के लंबाई का आधा हो जाएगा, है ना। तो अतः इसका जो परिमाप होगा वह बाहर वाले यानी बड़े त्रिभुज के परिमाप का आधा हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में उसका भी आधा पूछा गया था तो उसका भी आधा कर लिए, यानी 47/4 11.75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न पर आ जाइए। दूसरा नंबर कहता तंजीम जो है अपने वेतन का 1/5 अपने दोस्तों पर खर्च किया, नहीं आवास पर अपने वेतन का 1/10 खर्च किया और वेतन का 1/4 बचत पर लगा दिया। अगर 1800 रुपया उसने अपने बटुए में छोड़ा
जो बचा हुआ राशि है वो बटुआ में छोड़ दिया, तो बटुआ में जो राशि है उसका भाग निकाल ली, पूरा वेतन का एक भाग मान लेते हैं। अच्छा, उसका 1/5 जो है, ध्यान दीजिएगा, 1/5 जो है अपने दोस्त पर खर्च किया। आवास पर वेतन का 1/10 खर्च करता है, और क्या कहता है, और वेतन का 1/4 जो है बचत में लगा देता है, और उसके बाद जो राशि बचता है वो बटुआ में है, और बटुआ में जो राशि है वो 1800 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, तो उसी का तो भाग हम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम इसका कितना हो गया, एलसीएम हो गया आपका कितना, यह हो गया आपका 20, नहीं। अच्छा, तो 20 में से देखिए यहां 4 और 2 6 और 5 कितना हो गया, 11, यानी बटुआ में जो राशि है वह उसके समग्र वेतन का 9/20 भाग है, और बटुआ का राशि कितना है, 1800, नहीं। तो 1800 जो है वह उसके समग्र वेतन का 9/20 है, अतः उसका वेतन उलट लीजिए, यह हो जाएगा आपका 20/9, यह उसका समग्र वेतन निकल करके आ गया, नहीं। यानी उस तंजीम का जो है पूरा वेतन कितना है यह निकल करके आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया, यह समझिए, बताइए उसने आवास और बचत पर कुल कितना व्यय किया। तो आवास पर देखिए कितना खर्च करता है, आवास पर खर्च करता है 1/10, और बचत पर कितना लगाता है, 1/4, यही पूछा गया। तो कहता है बताइए उसने आवास और बचत पर कुल कितना व्यय किया, यह नहीं पूछा कि उसका आय क्या है, उसका वेतन क्या है, कहता है उसने आवास और बचत पर कितना व्यय किया। अच्छा, ये दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना भाग हो गया, तो ये दोनों को जोड़िए, 1/10 और 1/4, एलसीएम उसका 20 हो जाएगा, है ना। तो 2 और 5 7/20, यानी 7/20 भाग या दोनों चीज पर खर्च किया है, उसी का राशि आपको बताना है। चलिए, 9 गुना 20 180, 10 बार में काट लीजिए, यानी 140 गुना 10, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 1400 रुपया, है ना। यानी तंजीम जो है अपना आवास और बचत पर जो राशि व्यय करता है वह 1400 रुपया है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न पर आ जाइए। देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह क्या है, सत्य है। पावर वाला संख्या है, देखिए कुछ नहीं करना है, सबके पावर वाले संख्या में बड़ा छोटा चूज करना होता है। तो हम क्या सिखाए हैं कि पावर को आप बराबर कर लीजिए। देखिए, पहला स्टेटमेंट को हम समझते हैं। अच्छा, पहला क्या है, 6 पर पावर 300। अब हम यह देखते हैं कि पावर में क्या हम सबसे बड़ा कॉमन ले सकते हैं, दोनों पावर में तो 100 कॉमन ले सकते हैं, तो पावर को हम बराबर कर लेंगे। तो उसको लिख सकते हैं 6 पर पावर 3, और पर पावर क्या लिखेंगे, 100, नहीं, पावर पावर गुना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अच्छा, ग्रेटर देन, यह देखिए इसको लिखेंगे हम 16 पर पावर 2, अब पर पावर कितना हो गया आपका, 100, नहीं। अब देखिए पावर जब बराबर हो गया तो सिंपल सा बात है, जिसका बेस बड़ा होगा उसका मान बड़ा निकल करके आएगा, जिसका बेस छोटा होगा उसका मान छोटा निकल करके आएगा। देखिए, तो 6 का क्यूब कितना हो गया आपका, 216। पावर तो दोनों का बराबर है, बेस पर बात चला गया, यह 216, यह हो गया आपका 256। तो बड़ा तो बेस दायां तरफ वाला का है, तो बड़ा मान दायां तरफ वाला संख्या बड़ा है, बायां तरफ वाला तो छोटा है, लेकिन उल्टा लिखा गया है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। पहला क्या हो गया, गलत। चलिए दूसरा पर आते हैं, फिर वही बात करेंगे। आप पहले सोच लीजिए पावर में सबसे बड़ा, यानी पावर का एचसीएफ क्या है, सबसे बड़ा कॉमन क्या है पावर में, तो 100 है, तो सब दोनों में पावर 100 कर लेंगे। देखिए, तो 4 पर पावर 3, अब पर पावर कितना हो गया आपका, 100, है ना। अब देखिए ग्रेटर देन, यहां लिखेंगे 7 पर पावर 2, अब पर पावर कितना, 100। वही लॉजिक हो गया, पावर पावर गुना कीजिएगा वही पावर आ जाएगा। 4 पर पावर 300, 7 पर पावर 200। अब देखिए यहां भी हमने पावर बराबर कर लिया, तब बेस को सोचेंगे किसका बेस बड़ा है, जिसका बेस बड़ा समझिए वो संख्या बड़ा। तो 4 का क्यूब 64 और 7 का स्क्वायर 49, तो 64 बड़ा है, तो यह जो है सही लिखा हुआ। दूसरा कथन आपका केवल सही है, पहला तो बिल्कुल ही गलत था। तो आपसे कहता है कौन सही है, तो केवल और केवल दूसरा सही है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, केवल और केवल दूसरा सही है। तो हम कैसे करते हैं, आपको बता दिए कि जब भी पावर वाला संख्या में अगर आपको बड़ा छोटा चूज करना हो तो पावर को बराबर कर लेते हैं। और कैसे करते हैं, बस हम सोच लेते हैं कि पावर का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ निकाल लीजिए, कॉमन होता है। एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन मेजर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर, यानी सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म। एचसीएफ निकाल लेंगे और वही पावर लगाएंगे, समान पावर कर लेंगे सबका, और उस स्थिति में बेस को जांच लिया जाएगा। जिसका बेस बड़ा होगा समझिए वो संख्या बड़ा होगा, जिसका बेस छोटा होगा वो संख्या छोटा होगा। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। कहता 2 रेलगाड़ी जो है वाराणसी से लखनऊ के लिए, दोनों जो है एक ही दिशा में, वाराणसी से डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, दोनों वाराणसी से लखनऊ के लिए
एक रेलगाड़ी 11 बजे सुबह, दूसरा 11:30 बजे प्रस्थान करती है। क्रमशः उसका स्पीड जो है, पहला रेलगाड़ी का स्पीड 110, दूसरा का 140 है। कहता है दोनों रेलगाड़ी वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर जाकर एक दूसरे से मिलेंगे। मिल लेगा यानी दूसरा गाड़ी पहला गाड़ी को पकड़ लेगा। उसका कारण यह है कि पहला का स्पीड कितना है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि जो बाद में चला उसका स्पीड कितना है, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। वास्तविकता बात है, मिलेगा, पकड़ लेगा दूसरा वाला पहला वाला को। अच्छा एक बात सोचिए, सबसे पहली बात सेम डायरेक्शन है, चाल तो घटाएंगे। अब यह समझिए दोनों के बीच में फासला प्रारंभ में कितना है। पहला गाड़ी 11 बजे चलना शुरू किया, दूसरा 11:30 बजे, तो पहला तो आधा घंटा चल लिया, तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड, यानी 1 घंटा में 110 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना चलेगा पहला, 55 किलोमीटर। यहां देखिए दोनों के बीच में फासला 55 किलोमीटर का है। अब दोनों गति में है ना, चाहे पहला रेलगाड़ी हो चाहे दूसरा रेलगाड़ी हो, सेम डायरेक्शन में चाल घटा लीजिए, कितना हो गया 110 और 140, यह हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना घंटा के बाद दूसरा गाड़ी पहला गाड़ी से मिलेगा, समय निकल करके आ गया। लेकिन समय तो पूछा नहीं गया, कहता कितना दूरी पर, है ना, वाराणसी से कितना दूरी पर जाकर दोनों गाड़ी एक दूसरे से मिलेगा। तो दूरी तो हमेशा पीछा करने वाला से निकाला जाता है। यह समय जो आया किसका आया, दूसरा गाड़ी का पहला गाड़ी को पकड़ने का समय, यानी दूसरा गाड़ी को पहला गाड़ी से मिलने का समय आया। अच्छा तो दूरी पीछा करने वाला से, पीछा करने वाला का स्पीड कितना हो गया, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 770 नहीं, और बट्टा कितना हो गया आपका 3। चलिए डिवाइड कर लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 256.2/3 किलोमीटर। क्या मेरे भाई, 256.2/3 किलोमीटर, यह आपका राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। समझ गए बात को। पहले सोच लिए कि प्रारंभ में दोनों के बीच का दूरी क्या है, जब तक दोनों गति में नहीं आया है वह देख लिए। उसके बाद एक ही दिशा में था, चाल हमने घटा लिया, समय निकल करके आ गया, दूरी पूछा गया था, दूरी हमेशा पीछा करने वाला से निकाला करते हैं। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 5 की ओर। चलिए कहता 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक अन्य रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती एक अन्य रेलगाड़ी को 50 सेकंड में पूरा पार कर जाता है। दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपको हम कई बार बताए हैं कि अगर रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करता है तो उस स्थिति में जो दूरी होता है मेरा भाई, वह होता है दोनों के लंबाई का योग। तो दूरी निकाल लीजिए। अच्छा तो दूरी निकालते हैं। अच्छा एक ही डायरेक्शन है, पहले चाल घटाइए, तो देखो 90 और 72 का डिफरेंस कितना हो गया आपका 18। इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कर लीजिए। अच्छा एक दूसरे को पार कितना देरी में करता है, एक दूसरे को पार करता है 50 सेकंड में, नहीं 50 सेकंड में। तो यहां जो दूरी होगा इसमें दोनों रेलगाड़ी का लंबाई है, इसमें एक रेलगाड़ी का लंबाई घटा लीजिए, दूसरा का लंबाई निकल करके आ जाएगा। एक रेलगाड़ी का लंबाई कितना था 120। चलिए तो दोनों में से एक का घटा लेंगे, दूसरा का आ जाएगा। देखिए तो 250 में से 120 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 130 मीटर हो जाएगा। क्या मेरे भाई 130 मीटर। और यही आपसे पूछा गया था कि दूसरा रेलगाड़ी का लंबाई बता दीजिए, अतः दूसरा रेलगाड़ी का लंबाई 130 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा तो उन स्थिति में दूरी हमने क्या बताया, दोनों की लंबाई का योग। तो जो दूरी आया वह दोनों के रेलगाड़ी का लंबाई का योग है। इसमें एक रेलगाड़ी का लंबाई घटा लीजिए, दूसरा का लंबाई आपको मिल जाएगा। चलिए अगला आ जाइए आप लोग, है ना, खाली बस वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। बाद बाकी हम लोग का जो काम है वो हम लोग अपने बखूबी एकदम बढ़िया ढंग से पूरा करते रहेंगे और आपको बढ़िया कंटेंट्स हमेशा देने का प्रयास करेंगे। और जो भी प्यारे भाई बंधु अभी चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। यदि संतरे का दाम 30% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति 208 रुपया में जो है 12 संतरे कम खरीद पाता है। एक संतरे का वास्तविक कीमत, पहले का कीमत पूछा, अभी कीमत बढ़ गया है। देखिए सिंपल सा बात है, 208 रुपया हम अपने ऊपर लेके चलते हैं प्रश्न को। 208 रुपया लेके हम कंटिन्यूटी मार्केट जाया करते थे, तो उसके बदले हमको कुछ मात्रा में संतरा दिया जाता था, 10 गो 20 गो 50 गो जो भी हो। लेकिन जब एक दिन गए तो दुकानदार बोला कि आज कीमत जो है 30% बढ़ गया है, इसके कारण आपको जितना संतरा मिलता था आज उससे 12 संतरा आज आपको कम मिलेगा। अरे भैया तो वही पैसा में आज हमको 12 संतरा कम मिल रहा है, उसका कारण क्या है, कीमत में 30% का बढ़ोतरी। यानी सिंपल सा बात है, 208 का जो 30% बढ़ा उसी 30% जैसे ही कीमत बढ़ा 12 संतरा कम मिला, तो 12 संतरा कम मिलने का कारण है 208 का 30%। यह समझिए वर्तमान में 12 संतरा का कीमत है, एक संतरा का निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर लीजिए। तो यह जो निकल करके आया, समझिए बात को, यह संतरा का वर्तमान कीमत है। वर्तमान कीमत मतलब बढ़ा हुआ कीमत, क्योंकि वर्तमान में कीमत बढ़ा है
तो यह संतरा का बढ़ा हुआ कीमत है। आपसे वास्तविक की मूल्य पूछा गया, पहले का कीमत पूछा गया। देखिए अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत बढ़ता है तो उसको दो नाम से हम लोग पुकारते हैं, बढ़ा हुआ कीमत या वर्तमान कीमत। अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत घटता है तो उसको भी दो नाम से पुकारते हैं, घटा हुआ कीमत या तो वर्तमान कीमत। तो वर्तमान में कीमत बढ़ा, इसका मतलब पहले कम होगा, तो कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे, यानी 100/130 से आप गुना कर लीजिए, है ना। फ्रैक्शन वही यूज करेंगे लेकिन उल्टा यूज कर लेंगे। अब देखिए कैलकुलेट कर लीजिए इसको, है ना। अच्छा 3 से काट लीजिए, कितना बार में मेरे भाई, 4 बार में। 4 से काट लो, 4 से कट गया 5 बार में, 2 बार में, है ना। अच्छा 13 से उड़ा दीजिए इसको, 13 से कट गया 4 बार में। यानी संतरा का जो प्रारंभिक कीमत था यानी वास्तविक कीमत जो था वह 4 रुपए प्रति संतरा था, यह पहले का कीमत। अगर वर्तमान कहता तो इस 130 100/130 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं था। 4 रुपए प्रति संतरा यह उसका संतरा का वास्तविक कीमत है यानी प्रारंभिक कीमत है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां। एकदम बिल्कुल बढ़िया आपको लगेगा, मजेदार मजेदार क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए, बढ़िया बढ़िया प्रश्न। और बोलिएगा और थोड़ा सा सेट को डिफिकल्ट करेंगे, है ना। चलिए कहता है एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जो है 20 मिनट में नाव चला सकता है। नहीं, धारा के विपरीत, देखिए धारा के साथ चलते हैं उसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है यानी अनुकूल चाल कहा जाता है, जबकि धारा के विपरीत जब जाते हैं तो उसको अपस्ट्रीम कहा जाता है, प्रतिकूल चाल कहा जाता है। तो धारा के विपरीत यहां से निकलेगा अपस्ट्रीम। कहता है एक नाव जो है धारा के विपरीत जो है 2 किलोमीटर का दूरी 20 मिनट में, नहीं, अच्छा 20 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे, 60 से ऊपर डिवाइड कर लीजिए। अच्छा 20 से कितना बार में, 3 बार में। यह कितना हो गया आपका अपस्ट्रीम, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या कहता है, जबकि और देखो धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट में जाता है एक व्यक्ति नाव से, जबकि धारा, अच्छा धारा के विपरीत गया, सिंपल सा लॉजिक है, एक बार लौटेगा तो उल्टा लौटेगा। अगर हम धारा के साथ चलते हैं तो लौटेंगे धारा के विपरीत, अगर हम धारा के विपरीत जाते हैं तो लौटेंगे धारा के साथ। तो धारा के विपरीत गया तो लौटेगा धारा के साथ, जिसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। वही दूरी 2 किलोमीटर का मात्र 15 मिनट में वापस आ जाता है। घंटा में बदलने के लिए 60 से फिर डिवाइड करेंगे। चलिए 15 से 4 बार में, यानी 2 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। नहीं, अब हमसे क्या कहता है यह सोचिए, कहता उस धारा की गति क्या है। देखिए अगर अनुकूल चाल यानी डाउन स्ट्रीम और प्रतिकूल चाल यानी अप स्ट्रीम अगर मालूम हो तो उस स्थिति में शांत जल में अगर नाव का चाल अगर आपको निकालना है तो क्या यूज करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2। जबकि अगर धारा का चाल आपको चाहिए तो डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2, धारा ही चाहिए तो दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए तो 8 माइनस में 6/2, 2/2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8वां। कहता है यदि एक दूध वाला जो है दूध में पानी मिलाकर इसको क्रैमुल पर बेचता है तो 20% का लाभ उठाता है, वह 1 किलोग्राम में कितना ग्राम जो है पानी मिलाता है। ध्यान दीजिएगा एक बात, देखिए सिंपल सा बात है कि दूध में जब कोई दुकानदार पानी मिलाएगा तो हानि तो कभी होगा नहीं, है ना। दूध में पानी मिलाएगा तो जब भी होगा क्रैमुल पर भी बेचेगा तो हमेशा इस स्थिति में लाभ ही होगा, हानि होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो देखो सुन लो मेरे भाई, अगर दो ऐसे चीजों का मिश्रण हो जिसमें एक का कीमत होता जबकि एक का कीमत नहीं होता हो, और आपको यह पहले से मालूम होना चाहिए कि देखिए भले हम पानी बिसलरी खरीद के पीते हैं, अलग अलग कंपनी का पानी आता है, अलग अलग प्राइस में आता है ना। भले हम पानी खरीद करके इस्तेमाल करते हैं, पानी और बालू भी हम बालू सैंड, बालू जिसको मकान बनाने में यूज करते हैं, तो पानी और बालू को हम खरीद करके इस्तेमाल करते हैं। जबकि वास्तविक में अगर प्रश्न में आए ना पानी और बालू तो इसका कीमत 0 लेकर चला जाता है। और हकीकत के दुनिया में जाइएगा तो यह दोनों का कीमत जो है वह 0 ही हुआ करता है। पानी भी आपको हर जगह मिल जाएगा, है ना, और बालू भी आप जाइएगा तो थोड़ा सा बालू, हाँ वह बहुत थोक मात्रा में लाते हैं तब वो उस सरकार को टैक्स आपको देना पड़ता है तो आपको पैसा लगता है उसके बदले। लेकिन अगर प्रश्न में पानी का चर्चा हो, बालू का चर्चा हो तो उसका कीमत हमेशा 0 लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है, 0। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर दो ऐसे चीजों का मिश्रण हो जिसमें एक का कीमत हो दूसरा का कीमत नहीं हो, जैसे दूध पानी, दूध का कीमत होता है पानी का नहीं, अल्कोहल पानी, अल्कोहल का कीमत होगा पानी का नहीं होगा, सीमेंट और सीमेंट का कीमत होगा रेत का नहीं होगा, है ना। तो इस स्थिति में है ना मिश्रण को क्रैमुल पर बेचने से हमेशा लाभ होगा। तो अगर उसके बीच का रेशियो निकालना है तो कुछ मत कीजिएगा। देखिए अगर दूध पानी का रेशियो निकालना है तो देखिए जिसका कीमत होता है, कीमत किसका होता है, दूध का, उसके सामने 100 लिख देंगे, तथा जिसका कीमत नहीं होता उसके सामने लाभ के प्रतिशत को लिख दीजिए।
अच्छा, कीमत किसका नहीं होता है? पानी का। उसके सामने लाभ के परसेंटाइल को लिखेंगे। अतः दूध और पानी के बीच का रेशियो कितना हो गया? 5:1। अब क्या कहता है? 1 किलोग्राम दूध में अगर 1000 ग्राम आप दूध उठाए हैं तो 5 यूनिट हुआ, तो उसमें 1 यूनिट हमको, यानी 5 यूनिट दूध लेंगे तो 1 यूनिट पानी, तो पानी कितना लेंगे? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया आपका? 200। यानी 1 किलोग्राम दूध में जो है दुकानदार कितना पानी मिलाता है? तो 200 ग्राम मिलाता है। कितना मिलाता है मेरे भाई? 200 ग्राम मिलाता है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा आपका? बी। क्या बोले? जब भी ऐसा प्रश्न आए तो जिसका कीमत होता है उसके सामने 100 और जिसका कीमत नहीं होता उसके सामने लाभ के प्रतिशत को रख दीजिए, रेशियो आ जाएगा दोनों के बीच का, फिर कंपेयर करके मान निकाल लीजिए। अगला प्रश्न आ जाइए, प्रश्न संख्या 9। कहता त्रिभुज एबीसी में कोण ए का द्विभाजक बीसी को बिंदु ई पर मिलता है। देखिए आराम से कंसेप्ट समझिए, बहुत ही आसान सा लॉजिक है। देखिए कहता त्रिभुज एबीसी का बात किया गया। किसका बात किया गया? त्रिभुज एबीसी का। देखिए मेरे भाई, यह हो गया आपका ए बी सी। अब इसमें क्या कहता है? कोण ए का द्विभाजक बीसी को जो मिलता है, कोण ए का द्विभाजक जो है वह बीसी को कहां मिलता है? बिंदु ई पर मिला करता है, बिंदु ई पर, है ना। अब क्या कहता है यह सुन लीजिए। अब कहता यह है कि एसी की लंबाई बताना है ना, जबकि ए बी, बी और इसी का लंबाई, देखिए ए बी का लंबाई जो है वह 9 दशमलव कितना हो गया आपका? 6, है ना। उसके बाद बी का जो लंबाई हो गया वह हो गया आपका 4, और जबकि इसी का जो लंबाई हो गया आपका वह कितना हो गया आपका? 3। हमसे एसी का लंबाई पूछा जा रहा है। देखिए एक थ्योरम यहां पर ध्यान रखना है कि अगर किसी त्रिभुज का हम कोण समद्विभाजक खींचते हैं तो उसके द्वारा जो अंतःखंड बनता है उसका रेशियो अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर होता है। हमने क्या बोला? किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है ना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इसी को कहा जाता है। तो यहां पर जो अंतःखंड बना हुआ क्या बना आपके पास? वह बना आपका बीई, और क्या बना आपका एसी। इसका रेशियो अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर, यानी ए बी और एसी के रेशियो के क्या होगा मेरे भाई? बराबर। हमने क्या बोला है ना? कोण समद्विभाजक पर में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के द्वारा बनाए गए अंतःखंड का अनुपात जो होता है अन्य दो भुजा के अनुपात के बराबर होता है। अब रख दीजिए ना मेरे भाई, बी का मान हुआ 4, इसी हो गया आपका 3, है ना। बराबर में यह हो गया 9.6, अब बट्टा क्या हो गया आपका? एसी, है ना। चलिए 4 से काट लीजिए 2.4 बार में, अतः एसी बराबर हो जाएगा, है ना, 24 तरीके 72, यानी 7.2 सेंटीमीटर। क्या मेरे भाई? 7.2 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा भी गया था, है ना, कि एसी का लंबाई बता दीजिए। अतः एसी का लंबाई कितना हो जाएगा? 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। एसी का लंबाई आपसे पूछा गया था, एसी का लंबाई 7.2 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए, प्रश्न संख्या 10वां। समझिए बात को। एक ट्रक जो है मरम्मत कराने के पश्चात, यानी जब उसको बनवा दिया गया, हो सकता है पहले से कुछ ना कुछ उसमें खराबी होगा, मरम्मत कराने के पश्चात 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तथा मरम्मत कराने से पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। देखिए मरम्मत कराने के बाद ट्रक का स्पीड कितना हो जाता है? 90, जबकि मरम्मत से पहले उस ट्रक का स्पीड कितना था? 80। कहता मरम्मत कराने के पश्चात बाद में x किलोमीटर का दूरी 8 घंटा में, यानी x दूरी है, क्या है? x दूरी है कब? मरम्मत के बाद का 8 घंटा में उस ट्रक के द्वारा तय किया गया। अच्छा, मरम्मत के बाद स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 घंटा में दूरी कितना तय होगा? यानी 720 किलोमीटर। यह x का मान हो गया। किसका मान हो गया मेरे भाई? x का मान हो गया। अब क्या कहता है यह सुनिए। कहता है मरम्मत कराने से पहले 4x दूरी को तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। यानी अगर मरम्मत कराने से पहले ट्रक को 4x दूरी चलना था तो उस दूरी को तय करने में ट्रक को कितना समय लगता? देखिए 4x दूरी को, x का मान तो हो गया 920, है ना, सॉरी x का मान कितना हो गया आपका? 720। 4x बोला, 4 से गुना कर लीजिए। इतना दूरी को अगर मरम्मत कराने से पहले ट्रक तय करता तो कितना समय लगता ट्रक को? अच्छा, मरम्मत के पहले वाला स्पीड कितना है आपका? 80। नहीं, चलिए 80 से काट लीजिए 9 बार में, यानी 9 गुना 4 कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर। मरम्मत कराने से पहले अगर ट्रक इस दूरी को तय करता 4x किलोमीटर का दूरी, 4x दूरी को, तो उस स्थिति में x का मान 720 आ गया, 4x ने निकाला, तो उस स्थिति में जो ट्रक को लगने वाला समय था वह 36 घंटा था। क्या था मेरे भाई? 36 घंटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 36 घंटा। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। कहता ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात। हम बार बार बोलते हैं दक्षता कहने का मतलब इफिशियंसी, और इफिशियंसी किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हुआ करता है।
2 5 3 है, वे तीनों एक साथ कार्य को जो मिलकर 9 दिन में। अच्छा, तीनों के एक दिन का काम कितना हुआ, तो ये हुआ 2 5 7 और 3 कितना 10, 9 दिन में तीनों मिलकर कंप्लीट करता है। यह पूरा कार्य हमने लिख दिया। अब क्या कहता है, सी अकेले उस कार्य का 40%, पूरा कार्य हम लिख दिए हैं, इसका 40% करवाना है। किससे करवाना है, सी से करवाना है, तो सी के इफिशियंसी से डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, सी का इफिशियंसी कितना दिख रहा है, 3। चलिए यही तो है मेरे भाई, है ना। अब देखो यहां से जहां तक काटने का सवाल है, 2 शून्य तो काट करके उड़ा दीजिए, है ना। देखिए 3 बार में कट गया 9, तो 4 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा आपका 12 दिन। यानी सी जो है इस पूरे कार्य का 40% हिस्सा अकेले कितना दिन में पूरा करेगा, तो 12 दिन में जो है कि पूरा करेगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। सी अकेले इस कार्य का 40% हिस्सा जो है वो 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। इफिशियंसी क्या बताए, ध्यान रखिएगा, इफिशियंसी किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हुआ करता है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 12। कहता है समलंब प्रिज्म का ऊंचाई जो है वह 10 सेंटीमीटर है और उसका आधार 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। बात किसका, एक प्रिज्म का। उसका आधार एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, प्रिज्म का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। आधार में समबाहु त्रिभुज है, उसके परिमाप का बात करते हैं, बार बार बोलते हैं ना, परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज इज कॉल्ड पैरामीटर, यानी बाहरी सीमा की लंबाई के योग को ही परिमाप कहा जाता है। अतः समबाहु त्रिभुज का देखिए बाहरी सीमा तीनों भुजा बराबर होता है, अतः उसका परिमाप होता है 3 गुने भुजा। चलिए, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया 12 गुना 3, ऊंचाई से जो है इसकी गुना कर लीजिए। प्रिज्म का ऊंचाई कितना था, 10 सेंटीमीटर है ना। चलिए, तो हो गया उसका कर्व सरफेस एरिया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो देखो आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, तो वक्र पृष्ठ का हो गया, इसमें जोड़ते हैं 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि तो वक्र हो गया, अब नीचे का क्षेत्रफल जुटेगा और ऊपर का। तो प्रिज्म और पिरामिड में फर्क क्या, देखिए दोनों का आकार कभी सुनिश्चित नहीं होता है, जैसे जैसे बेस बदलता है आकृति बदलते चला जाता है। प्रिज्म का मतलब यह है कि जैसा उसका धरातल है ऊपरी सिरा तक वैसा ही अगर बढ़ता चला गया तो वह प्रिज्म हो गया। जैसे एक वर्ग को ऊपर तक खींचिए एक घन बन जाता है, वह भी एक प्रिज्म का लॉजिक है। आप एक वृत्त को ऊपर तक खींचिए, बेलन का भी देखिएगा जितना फॉर्मेट होगा, जितना सारा फॉर्मूला होगा, वह सब प्रिज्म पे ही आधारित होगा। और अगर ऊपर जाके शंक्वाकार हो जाता है तो वह पिरामिड कहला जाता है। तो आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, उसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस में 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। चलिए 2 गुना, अच्छा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 12 गुना क्या हो गया आपका 12। यही तो है मेरे भाई। 4 से 3 बार में क्या कॉमन है, 36 गुना 72, यहां भी कॉमन है, तो 72 यहां से निकाल लीजिएगा, तो क्या बचेगा 36, यहां से 2 निकल गया 5, और वहां बच गया आपका √3, यही बचा 72 इंटू 5 प्लस में √3। अच्छा, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, है ना, वर्ग सेंटीमीटर मेरे भाई, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया बताइए, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पर आ जाइए, देखिए कहता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर x है, तो tan पर पावर 4 थीटा प्लस में cot पर पावर 4 थीटा का मान। अच्छा, सिंपल सा बात है, इसका वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो या तो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एक बात को, दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, सिंपल सा बात है कि 2a भी कीजिएगा तो tan और cot एक दूसरे का इनवर्स होता है मेरे भाई, तो उसमें तो tan और cot आपका कट जाएगा, तो प्लस 2 बचेगा, तो वह राइट साइड जाके हो जाएगा माइनस में 2, यानी x स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 2। एक बार और वर्क करेंगे, है ना, फिर वही बात है, तो अब की बार पावर 4 में चले जाएंगे, tan पर पावर 4 प्लस में cot पर पावर 4 थीटा, और इस परिस्थिति में फिर प्लस है, राइट साइड का स्क्वायर करके जो है कि 2 घटा लीजिए, नहीं, राइट साइड का स्क्वायर करके क्या कीजिए 2 घटा लीजिए। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, ऐसा तो ऑप्शन आपके पास दिया नहीं गया है ना, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कीजिएगा तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 4, माइनस में 2ab यानी 4x स्क्वायर, और माइनस में कितना हो गया आपका 2। अब देखिए ना, x पर पावर 4 है ना, अच्छा माइनस में कितना बच गया आपके पास, यह हो गया 4x स्क्वायर, 4 में से 2 चला गया, कितना बचा 2। अब देखिए यहां से ज्यादा करेगा तो इससे एक कितना कॉमन हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहां बच जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस में 4 और प्लस में कितना हो गया 2, यही आपका रिजल्ट होगा, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 4 प्लस में 2। अब ऐसा ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपको डी में ऐसा दिख रहा होगा, बस कुछ नहीं करना है, वर्क कर रहे हैं, तो एक साइड में लेफ्ट साइड के मान में जो है 2ab में tan और cot एक दूसरे का इनवर्स है, तो एक्चुअली वो कट जाता है, तो वही प्लस 2 राइट साइड जाके माइनस में 2 हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है सुनिए।
कहता है किसी दुकानदार के लिए जो है एक वस्तु का क्रय मूल्य x था, नहीं, अच्छा, उसने उस वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित किया, बाद में जो है उस वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट पर बेच दिया। कहता उस स्थिति में दुकानदार के लाभ या हानि का परसेंटाइल आपसे पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना, एक्स वाई से हमको मतलब नहीं है, हम अपने हिसाब से प्रश्न को ले जाएंगे। दुकानदार का क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, 100। दुकानदार जो कीमत अंकित करता है वह 15% बढ़ा करके अंकित करता है, जिसको देखो हम बार बार बोलते हैं अंकित कीमत का मतलब क्या होता है, इसको अंग्रेजी में मार्क्ड प्राइस कहा जाता है। अंकित कीमत का मतलब वह कीमत जो दुकानदार लाभ कमाने हेतु, डिस्काउंट देने हेतु अपना जो कीमत बढ़ा करके रखता है उसी को अंकित कीमत कहा जाता है। तो दुकानदार जो है कीमत बढ़ाया 15%, कितना किया कीमत 115, लेकिन जब बेचने का बारी आता है तो यह 25% का डिस्काउंट देता है, नहीं, चलिए 25% डिस्काउंट दे दिए, 75/100 इतना में बेचा। अब देखिए ना, निकाल लीजिए सेलिंग प्राइस, यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 3 और कितना हो गया आपका 4, यानी यह हो गया 345 बट्टा कितना हो गया 4, 4 से डिवाइड कर लीजिए तो यह हो जाएगा 8 चौक कितना हो गया आपका 32, नहीं, अच्छा बच गया कितना आपके पास 25, यानी हो जाएगा 86 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 86 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 86.25, 86 दशमलव कितना 25। अब सिंपल सा बात है, तो यहां तो जब भी होगा तो हानि ही होने वाला है। अच्छा, हानि कितना का दिख रहा है, यह देखिए तो 13.75 का, यही परसेंटाइल में चेंज हो जाएगा, यानी 13.75% का हो जाएगा हानि, नहीं, दुकानदार को क्या हो जाएगा 13.75% का हानि हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, नहीं, 100 के केस में जितना ज्यादा में बिकता है वह प्रॉफिट का परसेंटाइल हो जाता है, जबकि जितना कम में बिकता है वह जो है लॉस का परसेंटाइल हो जाएगा, यानी हानि का परसेंटाइल कितना हो जाएगा 13.75%। समझ रहे हैं बात को, फिर से एक बार हम चर्चा कर देते हैं। दुकानदार का क्रय मूल्य हमने 100 माना था, कीमत अपना 15% बढ़ा करके रखता है 115, बेचने का जब बारी आता है दुकानदार को तो वो उसने 25% का डिस्काउंट दे दिया। चलिए 345/4, 4 से फिर से डिवाइड कर लीजिए, गड़बड़ नहीं हो, 4 से डिवाइड कीजिएगा 8 चौक 32, 25 बचा है ना, 6 चौका 24 यानी 86.25, क्रय मूल्य 100 था, यानी 100 से 13.75 यानी 13 रुपये 75 पैसा कम में बेचा जा रहा है, जितना कम में बेचेगा वही हानि का परसेंटाइल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 15। देखिए क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियां जो है वह 15,400 रुपया में खरीदता है। कितना में खरीदता है, देखिए कितना मजेदार प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है एसएससी में, और वह 10% लाभ पर मेज को, ध्यान दीजिएगा, अच्छा देखिए ध्यान दीजिए, एक तरफ मेज लिख देते हैं, एक कुर्सी यानी चेयर लिख देते हैं। अच्छा 10% लाभ पर मेज को बेचता है, 10% लाभ पर किसको बेचता है, मेज को, और 20% लाभ पर कुर्सी को बेचता है। कुर्सी को कैसे बेचा करता है, 20% लाभ पर। अच्छा पूरे प्रक्रिया में जो है सभी मेज और कुर्सी बेचने के दौरान उसका कुल लाभ जो है वह 2080 का है। अच्छा तो औसत लाभ निकाल लीजिए, 2080 का उसको प्रॉफिट होता है पूरा में, कितना में होता है, तो वह हुआ करता है 15,400 में, यानी 2080 जो है 15,400 का कितना प्रतिशत है यह निकाल लेते हैं। देखिए 2 शून्य काट लीजिए, अब ज्यादा कीजिएगा तो 2 कॉमन कीजिए तो यह हो जाएगा 1040 है ना, और बट्टा कितना हो गया आपका यह 77, यही ना है औसत लाभ का परसेंटाइल, है ना, औसत लाभ। चलिए औसत लाभ का परसेंटाइल यह है, तो इसका प्रयोग बीच में कर लीजिए, है ना, देखिए 1040 और बटा कितना हो जाएगा आपका 77। हम बार बार बोलते हैं एलिगेशन का यूज करने के लिए ध्यान इस बात का रखा जाता है कि आप ऊपर में उसके जिस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं उसी के एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू यानी औसत मान का प्रयोग बीच में करके क्रॉस करके बड़ा वाला में छोटा वाला घटाते हैं, वही एलिगेशन है। यही देखिए पूरा में लाभ का परसेंटाइल है। अब देखिए ना क्रॉस करके घटा लीजिए, अब देखिए ना कितना हो गया भाई 77 20 1540 हो जाएगा, है ना, यानी यहाँ 1540 में 1040 घटाएंगे, यह हो जाएगा 500 और बट्टा कितना हो जाएगा आपका 77। इधर आ जाइए 770, 230 और 40 यानी हो जाएगा 270 बट्टा हो जाएगा आपका 77। इसको हटा लीजिए, यानी आप रेशियो देखिएगा, एक शून्य काट करके हटा लीजिए, यानी 50 अनुपात कितना का हो गया 27 का। यह क्या आ गया, मेज और कुर्सी के क्रय मूल्य के बीच का रेशियो। अब देखिए हमको कहता 3 कुर्सी का क्रय मूल्य, पूरा क्रय मूल्य कितना था आपका, पूरा क्रय मूल्य था 15,400। अच्छा तो हम पहले कुर्सी का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, बाद में फिर 3 कुर्सी पे जाना है। देखिए प्रश्न में कितना लॉजिक लगा हुआ है, यही एग्जाम का प्रश्न होता है। देखिए 50 और 27 कितना हो गया आपका 77 यूनिट, 77 यूनिट बराबर हो गया आपका 15,400, 1 यूनिट का मान, पूरे कुर्सी का मान निकाल, क्रय मूल्य निकाल लीजिए। जो 27 यूनिट है यह पूरे कुर्सी का क्रय मूल्य। अच्छा कुर्सी एक्चुअली है कितना, तो कुर्सी का संख्या यहाँ जो है
वह कितना है आपका, बोला गया था। देखिए कुर्सी जो था 5 गो मेज था, 9 कुर्सी था। यह जो पूरा क्रैमुल आया पूरे कुर्सी का आया, 9 कुर्सी का आया। तो ये 3 कुर्सी का निकालना है तो इसका 1/3 निकाल, क्योंकि 9 का निकल के आया 3 का चाहिए, 1/3 निकाल लेना है। 77 से काट लीजिए 2 बार में, है ना, 3 से काट लीजिए 9 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 1800 रुपया। क्या हो जाएगा, 1800 रुपया। यही आपसे पूछा गया था, है ना, कि 3 कुर्सी का ही क्रैमुल निकालिए। देखिए आपको जो कुर्सी का क्रैमुल निकल के आया उसमें टोटल 9 कुर्सी था, तो 9 कुर्सी का आया, 3 कुर्सी का चाहिए था, उसका 1/3 चाहिए, तो हमने 1/3 से भाग लगा दिया। चलिए 1/3 से गुना कर लिया, 1800 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ जाते हैं। कहता देखिए सिंपल सा बात है, इसको खाली सोल्व कर लेना है। देखो मेरे भाई यह तो हो गया आपका 2 पर पावर क्या हो गया आपका n। अच्छा एक सिंपल सा बात है, पावर कब घटता है, जब आधार समान होता है भाग में होता है तब। पावर कब जुटता है, पावर जुटता तब है जब आधार समान होता है गुना में होता तब। तो पावर घटा हुआ है, यह तो तब घटा होगा जब आधार समान होगा भाग में होगा तब, बटा 2। यही घटा, यही देखिए सोल्व कीजिएगा बता देगा 2 पर पावर n-1। चलिए नीचे वाले में आ जाइए, पावर जुटा हुआ है इसका मतलब गुना में होगा, बेस इक्वल होगा, और गुना 2 का मतलब 2 पर पावर 1, माइनस में 2 पर पावर n। चलिए ऊपर वाले में 2 पर पावर n कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, तो यहां बच जाएगा 1 जोड़ 1 बटा कितना मेरे भाई 2। नीचे आ जाइए, यहां 2 पर पावर n कॉमन करेंगे तो यहां बच जाएगा 2 माइनस में कितना हो जाएगा 1। इसको काट करके हटा लीजिए। अब देखिए सिंपल सा बात है, ऊपर में बचा 3/2, नीचे 1, यानी रिजल्ट आपका हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3/2 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस आपका काम केवल है वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए सारे दोस्त में, है ना, जितने भी आपके भाई हैं बहन है, सभी लोग में पढ़ने वाले में आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को। हम लोग का जो काम है वो हम लोग करेंगे, आप लोग बस थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि हम लोग और बढ़िया कर पाए। 17 नंबर आ जाइए। कहता है अनु जो है अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। ध्यान दीजिएगा आराम से, देखिए ना, अनु का इनकम को हम कितना मान लेते हैं 100, 68%, 100 का 68% कितना हो जाएगा 68। 100 में 68 खर्च की तो बचाएगी कितना 32। अब क्या कहता है आगे समझिए, कहता है यदि उसकी मासिक आय जो है 20% बढ़ गया, पहले 100 का इनकम था, अब इनकम कितना हो गया 120। और क्या कहता है आगे सोचिए, और उसकी बचत जो है वो 72 बटा, देख रहा होगा आपको, 72 3 75/8% बढ़ गया। अच्छा तो साइड में निकाल लीजिए, देखिए यही निकाल लेते हैं, 32 का 75/8% निकाल लीजिए। 75/8% हम निकाल लेते हैं, 25 से 3 बार में, यहां से 4 बार में, 8 चौक 32 कट गया, कितना हो गया 3। चलिए तो पहले 32 का बचत हुआ करता था, 3 उसमें बढ़ा लीजिए, 35 का बचत है। अच्छा तो अब खर्च देख लीजिए ना, अब इनकम हो चुका 120, 120 में 35 खर्च करते नहीं, बचाएगी कितना, तो बचाएगी कितना 85। कितना बचाएगी 85। अब देखिए ना खर्च में वृद्धि का परसेंटाइल, पहले खर्च हुआ करता था 68, अब कितना हो रहा है आपका 85, यानी वृद्धि कितना का है देख लीजिए, वृद्धि हो गया 17 का। कहां से भाई 68 से, यानी 17 जो है 68 का कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए। 17 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी खर्च में जो वृद्धि हुआ है वह वृद्धि कितना परसेंट का हुआ अनु का, तो 25% का हुआ है, नहीं 25% का है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी मेरे भाई, है ना। खर्च जो अनु का बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा पहले की अपेक्षा, तो 25% बढ़ गया है। आगे आ जाते हैं अगला प्रश्न पर। कहता 2 नल ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटा, देखिए ए जो है वह 3 घंटा में हौज को भर सकता है, नहीं, और जबकि दूसरा जो है वह 5 घंटा में भर सकता है। अब क्या कहता है यह सुन लीजिए, कहता उसने नल सी, हाँ, और उसे नल सी जो है 2 घंटा में वो खाली करने वाला है, जो मात्र 2 घंटा में इसको खाली कर देता है। चलिए टंकी का हौज का पूरा एफिशिएंसी एलसीएम कितना हो जाएगा 30, हर नल का एफिशिएंसी निकाल ले, 3 घंटा में 30 यूनिट, 1 घंटा में कितना 10, इसका 6 और इसका कितना हो जाएगा -15। 2 घंटा में 30 यूनिट खाली करता है, यानी हर घंटा में कितना खाली करेगा 15। अब क्या कहता है तदनुसार अगर तीनों नल को चालू कर दिया जाए तो पूरा हौज कितने घंटों में भर जाएगा। अब देखिए तीनों को चालू कीजिएगा तो 1 घंटा का काम सोचिए ना, पहले ये दोनों मिलकर 16 भरने का काम करेगा, जबकि निकासी जो है 15 खाली कर देगा, यानी 1 घंटा में मात्र 1 यूनिट भरने का काम होगा। तो 30/1, यानी तीनों को खोलने के बाद जो समय लगने वाला है हौज को भरने में वो कितना लगेगा 30 घंटा लगेगा। कितना 30 घंटा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न पर आ जाइए, प्रश्न संख्या 19। तक 3 नमूने यानी सिंपल में दूध और पानी का जो रेशियो है, एक में 1:3 हो गया, दूसरा में 3:5 और तीसरा में 11 कितना हो गया 5। कहता है तीनों नमूनों से समान मात्रा लेकर मिश्रण बनाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और जल, कुछ नहीं करना है, सबका दूध एक साथ, सबका जल एक साथ, दूध को एक साथ ले लीजिए, पानी को एक साथ। पहला में दूध कितना हो जाएगा 1 बटा कितना हो गया 4,
क्योंकि 1:3 का रेशियो। दूसरा में कितना हो गया 3 बट्टा कितना हो गया आपका 8, और तीसरा में कितना हो गया आपका 11 बट्टा कितना हो गया आपका 16। सबका पानी ले लीजिए एक साथ, इधर हम दूध को लिख रहे हैं और इधर पानी ले लीजिए। चलिए पानी उठाइए, पहला में हो गया 3/4, अच्छा दूसरा में आपका कितना हो गया, यह हो गया 5/8, और तीसरा में आपका कितना हो गया, यह हो गया 5 बट्टा कितना हो गया आपका 16, नहीं यह हो गया 5/16। चलिए कुछ नहीं, अब खाली कैलकुलेट कर लीजिए, एलसीएम तो 16 दोनों तरफ होगा, कैंसिल कर लीजिए। अच्छा तो 4 अच्छा 10 11 कितना हो गया आपका 21, इधर आ जाइए, ये हो गया 12, अब 12 10 22 और 5 कितना 27, यानी रेशियो कितना आ जाएगा, यानी 3 कॉमन कीजिएगा तो यह हो जाएगा 7 के 21 और 9 के 27, 7:9 का आएगा। क्या आएगा 7:9 का। अगर तीनों को जो है बराबर मात्रा में लेकर मिलाएं तो जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें जल, दूध और पानी का जो रेशियो होगा, है ना, मिल्क और वाटर का जो रेशियो आ जाएगा वह 7:9 का आ जाएगा। चलिए और अब चलते हैं आज के मॉक टेस्ट के आखिरी प्रश्न पर, और बताइए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा लगता है वीडियो, है ना, और फिर बताइए कि किस चीज पर आपको वीडियो चाहिए, वो कमेंट के माध्यम से आप बताइए, हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे। कहता किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यदि दर प्रतिशत और वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है। देखिए हम आपको बताए हैं कि अगर साधारण ब्याज मूलधन का m/n गुना हो और समय और दर अगर बराबर हो, तो देखिए समय पूछे चाहे दर पूछे मेरे भाई कुछ मत कीजिएगा, सिंपल सा फंडा आपको बता देते हैं, √m/n जो भिन्न का मान है और उसमें 10 से गुना कर लीजिएगा, जो पूछेगा वो निकल के आ जाएगा। अगर दर पूछे प्रतिशत में उत्तर दे दीजिए, समय पूछे वर्ष में उत्तर दे दीजिए। चलिए भिन्न का मान आपको कितना दिख रहा है, भिन्न का मान कितना दिख रहा है आपको, है ना, मूलधन का कितना हो जाता है 25/16, अगुना क्या करना है 10, यानी यह हो गया 5/4, अगुना कितना हुआ आपका 10। चलिए इसको काट लीजिए, कट जाएगा 5, ये कितना हो गया 2, 25/2 यानी कितना हो जाएगा आपका 12.5। रेट पूछा था तो 12.5% हो गया। अगर आपसे समय पूछा जाता तो उत्तर 12.5 वर्ष हो जाता। देखिए इसको बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर बनाना चाहें तो। देखिए मूलधन को 1 रुपया मानते हैं, दर को R मान लेते हैं, समय भी R हो गया, है ना, आपका ब्याज होता क्या है PRT/100, और ब्याज जो है मूलधन का 25/16 है। मूलधन को हमने 1 माना, 1 का 25/16, यह हो गया 25/16। सिंपल सा बात है, R² बराबर 2500/16, अतः R बराबर क्या हो जाएगा √, है ना, यह हो जाएगा 2500 और बट्टा क्या हो जाएगा आपका 16, यानी 50 बट्टा कितना हुआ आपका 50 बट्टा हो गया आपका कितना 4, है ना, 50/4 यानी 25/2 आपको दिख रहा होगा, यह क्या है आपका 25/2 यानी 12.5, क्या हो जाएगा आपका 12.5%। तो आपका जैसे मर्जी, अगर प्रोसेस से भी जाना है तो ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं भाई, सिंपल सा लॉजिक है। और अगर हमको आपको एग्जाम में बनाने का तरकीब जो हमने बताया, कुछ नहीं करना है, वो भिन्न मान का वर्गमूल निकालिए, 10 से गुना कर लीजिए, समय पूछे वर्ष में उत्तर दे दीजिए, दर पूछे परसेंटाइल में उत्तर दे दीजिए। चलिए आज का मॉक टेस्ट हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। अगर आप लोग को वीडियो बढ़िया लगता हो तो जरूर आप लोग वीडियो को दोस्त भाई बहन में सभी जगह आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी मेरे प्यारे भाई बंधु अभी चैनल पे नए नए जुड़े हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद जय भारत।